हेलो एवरीवन। वेलकम टू वीओई एकेडमी। वीओई एकेडमी की नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग एक न्यू व्यूअर हो तो मैं आपकी इंट्रोडक्शन के लिए आपको बता दूं कि हमारी एकेडमी आप लोगों का 10th क्लास का सारा सिलेबस कंप्लीट करवा रही है ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ वीडियो सॉल्यूशंस और वीडियो एक्सप्लेनेशंस ऑफ योर कंप्लीट सिलेबस। तो अब तक की हमारी जो जर्नी है उसके अंदर हम मेजर साइंस और मैथ ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन पे फोकस कर रहे हैं, पर धीरे धीरे हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपनी एकेडमी के चैनल पर आपको आपका हर एक सब्जेक्ट जो भी आपकी 10th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है वो सब आपको अवेलेबल हो सके और आप हमारी एकेडमी के चैनल के थ्रू अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट कर पाए। तो अपनी अब तक की वीडियोस के अंदर हम इस सीरीज में साइंस का सिलेबस है उसे कंप्लीट कर रहे हैं। मैं आप लोगों की साइंस ट्यूटर हूँ और अपनी इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको आपकी साइंस में जो फिजिक्स का पोर्शन है उसे कंप्लीट करा रही हूँ। अब तक की हमारी वीडियो सीरीज के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है जो आपके 10th क्लास में उसे तो कंप्लीट पूरा कर चुके हैं। उसकी सारी वीडियोस आपको चैनल के पेज पर अवेलेबल होंगी। और अब की हमारी सीरीज के अंदर हम लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक कर रहे हैं। वो भी हम मतलब ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ लास्ट के कुछ टॉपिक्स ही बचे हुए हैं। तो अगर आप लोग एक न्यू व्यूअर हो और आप भी अपना पूरा साइंस का सिलेबस कवर करना चाहते हो तो आप हमारी वीडियो सीरीज को स्टार्टिंग से देख सकते हो। स्टार्टिंग में और आप लोगों की जानकारी के लिए हमारा जो भी आपके पास डाटा है या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है ये सब एनसीईआरटी ऑथराइज्ड है। हमने अपने लेक्चर्स के लिए जो भी नोट्स प्रिपेयर किए हैं, जो भी कंटेंट तैयार किया है वो सब हमने एनसीईआरटी बुक से रेफरेंस लेकर ही किया है। कुछ भी आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं मिलेगा। और फर्दर हमारी वीडियोस के अंदर हम आपको एनसीईआरटी बुक का एक कंप्लीट सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सोल्यूशन इन द सेंस कि जैसे अब मैं आपको एक टॉपिक करवाती हूँ, जैसे भी एनसीईआरटी के सीक्वेंस में ही आप लोगों को मैं टॉपिक करवा रही हूँ और जैसे ही वो टॉपिक खत्म होता है तो एनसीईआरटी बुक में कुछ 4 से 5 एग्जाम्पल्स की फॉर्म में, क्वेश्चंस की फॉर्म में कुछ ना कुछ क्वेश्चन गिवन होते हैं। तो मैं उन क्वेश्चंस को भी आपको डिटेल में सॉल्व करवाती हूँ। जो भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स होते हैं चाहे वो सॉल्व हो चाहे वो अनसॉल्व हो, अगर वो एनसीईआरटी में हैं तो वो वीडियोस के अंदर आपको उनका सोल्यूशन डिटेल में समझाया और सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो आप लोग अगर अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हो और एक अच्छा स्कोर लेना चाहते हो तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हो। तो अब हम और टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक जो अपनी पिछली वीडियो है उसके अंदर हम कुछ टर्मिनोलॉजी स्टडी कर रहे थे कि हमारी जो भी सेल है उसके अंदर हमारी जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या क्या है, उस सारी टर्मिनोलॉजी को हम अब तक स्टडी कर रहे थे। तो जो हमारी टर्मिनोलॉजीज थी उसमें हमने जो अपनी टर्मिनोलॉजी थी सारी वो किसके लिए स्टडी की थी, हमने अपने कन्वेक्स लेंस के लिए उसे स्टडी किया था। किसके लिए स्टडी किया था, हमारे कन्वेक्स लेंस के लिए हमने अपनी टर्मिनोलॉजी को स्टडी किया था। हमारा कन्वेक्स लेंस किस तरीके से होता है, मैं एक ब्रीफ एक आपको ओवरव्यू दे देती हूँ पिछले लेक्चर का, ताकि आपको अगर कंटिन्यूएशन करनी है पिछले लेक्चर से अब के लेक्चर में अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आपको दिक्कत ना हो, आपको पिछला लेक्चर ज़्यादा देखने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर हमारा कन्वेक्स लेंस कुछ इस शेप का होता है। एज सच आपको पता है अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो जो हमारे लेंसेज होते हैं वो क्या है, दो स्फेरिकल सर्फेसिस को, हमारे जो भी लेंसेज होते हैं वो दो स्फेरिकल सर्फेसिस को आपस में जोड़ने के बाद बनाए जाते हैं। तो हमारे जो दो स्फेरिकल सर्फेसिस हैं, मान लो एक स्फेरिकल सर्फेस कुछ ऐसा होगा और एक स्फेरिकल सरफेस आपका कुछ इस तरीके से होगा। समझ लो ये वाला पार्ट, ये वाला जो स्फेरिकल सरफेस है ये इस स्फीयर का एक पार्ट है और ये वाला स्फेरिकल सरफेस इस स्फीयर का पार्ट होगा। अब यहाँ पर जो भी इस इन स्फीयर्स के जो सेंटर्स हैं वो हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पर जो स्फीयर्स के सेंटर होते हैं हम नॉर्मली मिरर्स में तो उसे क्या लिखते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट यहाँ पर हम इसे 2F1 और 2F2 से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं।
ओके। मिरर में हम उसे नॉर्मल सी लिखते थे, सी एज इन सेंटर ऑफ कर्वेचर, पर यहाँ पर हम उसे 2f1 और 2f2 लिखते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ पे इस लेंस के बिल्कुल मिडल में जो पॉइंट होगा, मतलब यहाँ से भी आपको हाफ कर लेना है, ये लेंथ भी हाफ करनी है और ये वाली लेंथ भी हाफ करनी है। जो बिल्कुल ये सेंटर वाला जो पॉइंट होगा इसे O से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे बोला क्या जाता है, इसे ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। अब 2f1 O और 2f2 के बीच में से जो ये स्ट्रेट लाइन पास कर रही है, 2f1 O और 2f2 के बीच में से ये जो स्ट्रेट लाइन पार कर रही है, इसको भी एक्सटेंड कर सकते हो दोनों डायरेक्शंस के अंदर। ओके, इस लाइन को क्या बोला जाता है? इस लाइन को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। अब एक और चीज मैं बता दूं, हमने वो पिछली वीडियो के अंदर नहीं देखी थी, वो क्या है कि जो आप अपना ऑब्जेक्ट रखोगे वो हमेशा आप कहाँ रखोगे? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखोगे। ठीक है, जो भी आप अपना ऑब्जेक्ट रखोगे फॉर इमेज फॉर्मेशन डायग्राम्स, उसे हम हमेशा किसके ऊपर रखते हैं? उसे हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखते हैं। यानी एक टाइम पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो विद इन हाफ ऑफ लेंस के इन्फ्लुएंस के अंदर रहता है। ठीक है, जो भी आप अपने ऑब्जेक्ट रखना है इमेज डायग्राम के अंदर, उसको कभी भी आपने ये नहीं रखना कि आधा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आधा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। नहीं, इस तरीके का काम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपने अपना जो भी अपना ऑब्जेक्ट रखना है उसे आपको हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखना होगा। तो एक मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे आपको, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज placed above your principal axis। ओके, ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही रखा जाता है। अब नेक्स्ट है, हमने ये देखा था कि 2f1 और O के बीच में एक मिडिल पॉइंट होता है, उसे हमने मार्क कर लेना है, और O और 2f2 के बीच में भी एक मिडिल पॉइंट होता है, उसे भी आपको मार्क कर लेना है। अब ये जो मिडिल पॉइंट्स होंगे इन्हें हम क्या लिखेंगे? f1 और क्या लिखोगे आप? f2। अभी f1 और f2 क्या है? ये f1 और f2 आप लोगों के फोकस है। नॉर्मल फोकस का तो आप जानते हो ना, फोकस तो हमने मिरर में भी किए थे। फोकस कौन सा पॉइंट होता है? जहां पर सारी लाइट रेज क्या हो जाती हैं? इकट्ठी हो जाती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। अब मिरर और लेंस में जो मेजर डिफरेंस है, अगर आपको कभी डिफरेंस लिखना आ गया कि मिरर और लेंस के अंदर डिफरेंस लिखो, तो वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस हैं, बट एक ये वैलिड पॉइंट भी हो सकता है कि जो आपका मिरर होता है, मिरर में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस पॉइंट मिलता है, वेयर एज यहाँ पर आपको 2 फोकस पॉइंट मिलते हैं। और ये बात भी मैंने आपको बता दी थी कि जब आपको एक से ज्यादा फोकस है तो प्लूरल सेंस में अगर हमने फोकस को बोलना होता है तो उसे फोकसेस नहीं बोलते, है ना। जैसे नॉर्मल हमने किसी भी चीज को प्लूरल सेंस में बोलना है तो हम उसके पीछे एस लगा देते हैं। यहाँ पे आपको फोकसेस नहीं बोलना है। यहाँ पर अगर 2 फोकस हैं तो उसको आप क्या बोलते हो? फोकाई बोलते हो। क्या बोलते हो? फोकाई बोला जाता है उसे। क्या बोला जाता है? फोकाई। फोकाई का मतलब कि यहाँ पे हमारे पास 2 फोकस है, एक तो हमारे पास f1 है और दूसरा हमारे पास क्या है? f2 है। अब ये क्या है? बेसिक टर्मिनोलॉजी थी लेंसेज की, और साथ में ये जो हमारे पास ये बाउंड्री रहती है, डायमीटर रहती है जो हमारी लेंस की, ठीक है, जो हमारी डायमीटर रहती है हमारे लेंस की, जिस तरीके से हमने कर्वेचर देखा था उसका, मिरर का, वैसे ये जो डायमीटर रहती है लेंस की, इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? अपर्चर बोलते हैं। और मैंने आपको एक पॉइंट क्या है अपर्चर के बारे में जरा मिरर के केस में बताया था कि अपर्चर की एक इम्पोर्टेंस होती है। मतलब हालांकि हम अपर्चर को स्टडी कर रहे हैं और उसका कहीं आपको इमेज फॉर्मेशन में अभी नाम आएगा, आपको उसके बाद कभी आपके पास उसका नाम नहीं आएगा, पर आपको क्या है, यहाँ पर जो अपर्चर है उसका बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अपर्चर का मेन इम्पॉर्टेंट रोल क्या रहता है कि जो अपर्चर है आपका, उसमें आपका जो अपर्चर है ना, वो हमेशा आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या रहना चाहिए? कम रहना चाहिए। आपका
जो ये अपर्चर है ये आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या रहना चाहिए, बहुत कम रहना चाहिए। मतलब ये वही केसेस होते हैं जहां पर हम ये क्या है, जो अपनी अप्रॉक्सीमेशंस वगैरह लगा सकते होते हैं, जो भी हमारे रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, वो हम कहाँ लगा सकते हैं, वो हम इन अपर्चर्स के केसेस में ही लगा सकते हैं। अब आई होप आपको टर्मिनोलॉजी कन्वेक्स लेंस के लिए समझ आ गई हो। अब हम इसी तरीके से टर्मिनोलॉजी एक बार कनकेव लेंस के लिए ड्रॉ करके देख लेते हैं, ताकि कनकेव लेंस के लिए आपको ये केस क्या है, बिल्कुल भी नया ना लगे। तो अब कनकेव लेंस के लिए आप ये टर्मिनोलॉजी कैसे ड्रॉ करोगे। मान लो कनकेव लेंस किस तरीके से होता है, कनकेव लेंस कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। कनकेव लेंस की क्या पहचान है कि ये बीच में जाकर तो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने पतला थोड़ा कम बनाया है, आप थोड़ा अच्छे से इसको शो कर सकते हो इस तरीके से कि ये नीचे जाते जाते, बीच में जाते जाते क्या हो जाता है, थोड़ा पतला हो जाता है, और ऊपर से क्या रहता है, थोड़ा ये मोटा रहता है, ठीक है। ये इसकी पहचान है। अगर हमने कभी डिटरमाइन करना है सिर्फ इसको टच करके, तो आप इस तरीके से टच करके बता सकते हो कि ये कनकेव लेंस है या कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट, जैसे हमने कन्वेक्स लेंस के केस में बताया था कि ये दो स्फेरिकल सरफेसेस से मिलकर बना है, वैसे आप इसके लिए भी दो स्फेरिकल सरफेसेस बना सकते हो। ये वाला जो आपका सरफेस होगा वो इस स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना होगा, वैसे ये वाला जो आपका सरफेस है ये इस स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना होगा। ओके, समझ रहे हो, स्फीयर के साइजेस में फर्क हो गया। और ये सेम साइज ही ले रहे हैं हम, पर मैं आपको बता दूं ये डिफरेंट साइजेस भी हो सकते हैं, बट मैंने अभी सेम साइज ही बनाने की कोशिश की थी, ये थोड़ा ड्राइंग में फर्क रह जाता है। ओके, तो अब यहाँ पर भी हम सेम चीजें देखेंगे। यहाँ पर भी क्या होगा कि जो आपका ये लेंस का बिल्कुल जो सेंटर होगा, लेंस का बिल्कुल जो सेंटर, इस पोर्शन को भी हाफ करना है, इसको भी आपने हाफ कर लेना है। यहाँ पे सेंटर में एक पॉइंट आएगा O, सेंटर में आपके पास एक पॉइंट आएगा O। इस O पॉइंट को आप क्या बोलोगे, इस O पॉइंट को भी क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल सेंटर ही बोला जाता है। ओके, इसको क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल सेंटर। वैसे ही अब ये इन स्फीयर से मिलकर बना है। अब हर एक स्फीयर का क्या होता है, कोई ना कोई सेंटर होता है। हर एक स्फीयर, हर एक सर्कल का क्या होता है, कोई ना कोई एक सेंट्रल पॉइंट होता है। वैसे इनका भी एक सेंटर पॉइंट होगा इस तरीके से। अब जैसे वहां पे, अब जल्दी जल्दी मुझे बताओ, वहां पे जो सेंट्रल पॉइंट था उसे हम किस चीज से डिनोट करते थे, वहां के सेंट्रल पॉइंट को हमें डिनोट करना होता था 2F1 और 2F2। वही सेम चीज आपको यहाँ पर भी ड्रॉ करनी है। ओके, अब 2F1 O और 2F2 से गुजरने वाली हमने क्या बनानी है, एक लाइन बनानी है। 2F1 O और 2F2 से गुजरने वाली हमने क्या बनानी है, एक लाइन। इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो दोनों ही डायरेक्शंस में, ठीक है। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और ये जो रूल ऊपर मैंने लिखा हुआ है, दैट द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो आपका रूल है ये आपके कनकेव लेंस के लिए भी वैलिड रहेगा। कनकेव लेंस के लिए भी जो आपका ऑब्जेक्ट है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही लाई करना चाहिए। ओके, और अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, हम डिस्टेंस हाफ करेंगे। 2F1 और O के बीच का डिस्टेंस अगर हम हाफ कर दें तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। वैसे ही O और 2F2 के बीच का डिस्टेंस भी अगर हम हाफ कर दें तो भी हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। अब ये पॉइंट क्या होंगे, ये पॉइंट होंगे F1 F2, यानी ये क्या कंसीडर किए जाएंगे, फोकाई ऑफ कनकेव लेंस। फोकाई ऑफ कनकेव लेंस क्या, F1 और F2। बिल्कुल सिंपल था, बस थोड़ा बनाने में, थोड़ा ड्राइंग करने में उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है। मैंने तभी आपको बना के दिखा दिया, ताकि कभी भी अगर आप इन फ्यूचर अगर उसे अपने पेपर में बनाते हो तो आपको ये ना लगे कि हम कुछ नई चीज़ बना रहे हैं। ये जो डायग्राम है कनकेव लेंस के लिए और कन्वेक्स लेंस के लिए, दोनों के लिए एग्जैक्टली सेम ही रहेगा। ओके, अब आई होप आपको ये टर्मिनोलॉजी दोनों की क्लियर हो गई हो, और अब कभी भी आपको कोई इमेज फॉर्मेशन के रिलेटेड डायग्राम आएगा तो आपको ये बेसिक पॉइंट्स पॉइंट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि अभी क्या, अभी तो मैंने नॉर्मल बनाया है, अगर आपको पेपर में बनाना होगा तो आपको कुछ मेजरमेंट्स लेकर ही इसे बनाना होगा, ताकि ये थोड़ा एक्यूरेट बने। क्योंकि अगर आप ऐसे रैंडम ही इसे बना दोगे
तो हो सकता है कि आपकी जो इमेज है वो वहां पर ना बने, क्योंकि हम नेचुरली आप पेपर में इसे रफ हैंड से नहीं बना सकते, वो उतना अच्छा नहीं लगेगा, प्रेजेंटेबल नहीं लगेगा। तो आपको पेपर में तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, पेपर में तो यू हैव टू यूज प्रकार, है ना, स्केल, इस सब का यूज करना पड़ेगा। और जब आप इन चीजों का यूज करोगे तो सबसे बेसिक नेसेसिटी आपकी क्या रहेगी कि आपको थोड़ी मेजरमेंट्स लेनी पड़ेगी। यानी आपको, जैसे आप अगर ये दो स्फीयर्स बना रहे हो तो ये दो स्फीयर्स आपको इक्वल रेडियस के लेने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा ये दोनों आपस में बिल्कुल पास पास से गुजरे, ताकि इस पोर्शन को आप क्या रिगार्ड कर सको, एक लेंस। फिर उसके सेंटर को पॉइंट करना है, फिर एग्जैक्टली हाफ डिस्टेंस लेना है। ठीक है, समझ रहे हो, सेंटर को पॉइंट आउट करके रखना है, फिर उसका बिल्कुल हाफ, एग्जैक्ट हाफ आपको लेना है ताकि आप उसका फोकस बना सको। तो ये चीजें अभी दिखने में आसान है, बट एक बार आप अगर उसको प्रकार से बनाते हो, स्केल से बनाते हो, तो कभी कभी थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक इधर उधर हो जाती है। तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आप लोग इसके एक बार प्रैक्टिस करके देख लो, एक बार घर पे बना के, इसको बना के देख लो कि क्या हम सही पॉइंट मार्क कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हो तो उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इमेज फॉर्मेशंस के जो अपने रूल्स हैं उन्हें स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। अब हम धीरे धीरे इमेज फॉर्मेशंस के रूल्स को पढ़ेंगे और उसमें आपको, मतलब अगर आप इसको अच्छे से बना पा रहे हो तो आप इमेज फॉर्मेशन के रूल्स को एक बार रफ हैंड से बना के देख लेना। ठीक है, फिर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस उसके बाद हम जब डिफरेंट तरीके की इमेज फॉर्मेशंस बनाऊंगी तभी आपको ये रिकमेंडेड है कि प्लीज उसे एक बारी एक फुल फ्लेज तरीके से, जैसे प्रकार, स्केल, डी वगैरह इन सब का यूज करके फिर ही बनाकर देखना। क्योंकि क्या है, एक बार अगर आप उस तरीके से बना के देख लोगे तो फिर आपको फर्दर अपनी आने वाली एग्जाम्स के अंदर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी कि क्या मेरा डायग्राम सही बन जाएगा। क्योंकि एक बार आपके हाथ से निकला होगा ना तो आपको प्रोज एंड कॉन्स पता लग जाएंगे कि हाँ यहाँ पे किस चीज में मिस्टेक होती है, किस चीज में मिस्टेक नहीं होती। तो जरा जल्दी से बोर्ड पे जो भी लिखा है इसे आप नोट कर लो, ताकि हम अपने इमेज फॉर्मेशन के अपने जो भी रूल्स हैं उन्हें स्टडी करना स्टार्ट कर सके। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना और इसे नोट डाउन कर लेना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इमेज फॉर्मेशन के रूल्स को। अभी हमने नेक्स्ट देखना है हमारे इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स को। इमेज फॉर्मेशन रूल से मेरा मतलब है क्या है कि अगर एक लाइन, एक रे ऑफ लाइट, एक इंसिडेंट लाइट इस तरीके से आ रही होगी तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगी। ये होता है मेरा बेसिक इमेज फॉर्मेशन रूल्स। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग ये पहले पढ़ लो ताकि डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत ना आए। अब ये मैं आपको एक बार फास्ट पेज में बताती हूँ, अगली वीडियो के अंदर हम इसे फुल डिटेल में भी करेंगे, बट अभी के लिए मैं एक बार आपको फास्ट पेज पे बता देती हूँ कि इमेज फॉर्मेशन रूल्स हमारे पास है क्या क्या। अब इमेज फॉर्मेशन रूल्स में सबसे पहले मान लो हम ये इमेज फॉर्मेशन रूल्स अभी कन्वेक्स लेंस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, कन्वेक्स लेंस इस तरीके से होता है, ये आप इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना लोगे, बीच में इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, यहाँ इसका F2, यहाँ इसका 2F2, यहाँ F1 और यहाँ इसका 2F1। ठीक है, पहला क्या है, पहला आपके पास रूल है कि आपकी कोई भी इंसिडेंट लाइट आ रही है वो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। इंसिडेंट लाइट जो है आपकी दैट इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहां से पास करेगी। अगर आपकी लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन F2 से पास करेगी। कहां से पास करेगी, F2 से पास करेगी। समझ पा रहे हो, ये बिल्कुल ही उसका मिरर का केस ही है। पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, अगर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की कोई भी रेज आती थी तो वह कहां से पास करती थी, फोकस से। और उसमें हम क्या करते थे, वो हम उस लाइट को वापस ले आते थे, क्योंकि रिफ्लेक्शन क्या होती है, लाइट का सेम मीडियम के अंदर वापस आ जाना। वेयर एज रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट का जंप करके दूसरे मीडियम के अंदर चले जाना। तो ये एक सिंपल सा केस है जहां पे आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट, अगर इसी रूल को आप कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस में देखो, कनकेव लेंस भी कुछ इसी तरीके से बनेगा आपका। ठीक है, यहाँ बीच में आप प्रिंसिपल एक्सिस बनाओगे,
यहाँ O, यहाँ 2F1, यहाँ पर F1, यहाँ F2 और यहाँ 2F2। ओके, अब अगर कोई भी लाइट यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आपको पता है इस केस में क्या होता है, कनकेव लेंस के केस में क्या होता है, लाइट डाइवर्ज करती है। तो आपको कभी भी अपनी लाइट को इधर नहीं लेके जाना। इधर लेके जाने का मतलब तो क्या होगा, लाइट कन्वर्ज कर जाएगी। हमने लाइट को क्या कराना है, डाइवर्ज। तो ये लाइट इस तरीके से पास करेगी कि ये लगेगा कि ये F1 से आ रही है, यानी ये लाइट कुछ ऐसे पास कर जाएगी। समझ रहे हो, कन्वेक्स मिरर वाला केस ध्यान रखो। वहां पे हम क्या करते थे, वहां पे भी लाइट डाइवर्ज करती थी, तो हम क्या करते थे, ऐसे पास करानी है लाइट को कि अपीयर करे कि ये फोकस से पास कर रही है। तो यहाँ पे इस केस में हम कौन सा फोकस यूज करेंगे, ये वाला फोकस यूज करेंगे। और कन्वेक्स लेंस के केस में हम F2 वाला फोकस यूज करेंगे। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही करेंगे। कल हम अपनी फुल फ्लेज वीडियो के अंदर जितने भी इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हैं, एक साइड कन्वेक्स लेंस के लिए, एक साइड कनकेव लेंस के लिए ड्रॉ कर लेंगे, ताकि आपको इमेज फॉर्मेशन के अंदर कोई दिक्कत ना हो। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट डाउन एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट इन 24 hours. Thank you so much for watching this video.